हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो इकोलॉजी में दो चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक चैप्टर है ये, ठीक है, और 99% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी लेवल आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी लेवल हम लोग कवर करेंगे और जो भी कुछ एक्स्ट्रा होगा वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। तो क्या क्या टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ पे कितनी स्पीशीज है, ठीक है, उनमें से कितनी सर्वाइव कर रही है, कितनी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या एक्सटिंक्शन के कगार पे है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी होती है अलग अलग रीजन्स में, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है और उसे प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग फाइनली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करेंगे कि कैसे हम उसको कंजर्व करते हैं और आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हमको करनी है। ठीक है, तो एक एक करके ये टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है, ठीक है, अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है तो क्या है, इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। ठीक है, एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज जो है एडवर्ड विल्सन ने किया। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब नीट में कोई डेफिनेशन आपको नहीं पूछने वाला है, बट एडवर्ड विल्सन के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी को हम किन लेवल्स पे देखते हैं, उनको किस तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि जेनेटिक लेवल पे क्या डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में है, स्पीशीज के बीच में है। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 3 तरीके की डाइवर्सिटी हमको पढ़ने हैं। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। फर्स्ट है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीशीज एट जेनेटिक लेवल। एक सिंगल स्पीशीज में डाइवर्सिटी जो हो रही है वो होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल रावोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, shows genetic variation in potency and concentration of chemical respirai। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अगर ये प्लांट होता है तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है, जिसमें पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल रेजरपाइन वो वेरी करता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, उसके बाद इंडिया हैज मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। अब मैंगो तो एक ही स्पीशीज है, ठीक है, उसमें हमको इतना ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। सिर्फ इंडिया की बात हम यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स ये रीजन है पूरा, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इंडिया का, इसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और इधर वाला जो रीजन है वो ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा एम्फीबियन डाइवर्सिटी है, एम्फीबियन स्पीशीज की, एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है,
डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इन इंडिया डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुरीज एंड अल्पाइन मीडोज आर सीन। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है इंडिया में। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा वेदर चेंजेस हैं, इकोसिस्टम के चेंजेस हैं। कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर रेन फॉरेस्ट है, कहीं पे अल्पाइन मीडोज है, कहीं पे वेटलैंड्स है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो बहुत ज़्यादा हमको वहाँ पर डाइवर्सिटी मिलने वाली है, ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी हमको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, इसी में अगर हम देखें थोड़ा डिटेल में, अगर हम जाए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में, तो आप देखोगे डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम हैज 3 पर्सपेक्टिव। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, refers to the diversity of organisms sharing same community or habitat। ठीक है, diversity of organisms having same community or habitat, it is also called as local diversity। ठीक है, तो अल्फा डाइवर्सिटी को हम लोग लोकल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। ठीक है, और डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी। उसके बाद द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज अलोंग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट्स और कम्युनिटी इज कॉल्ड एज बीटा डाइवर्सिटी। अब जब वो धीरे धीरे फैलेगा, ठीक है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज अलोंग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटीज, उसको हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। जब हम थोड़ा रेंज बढ़ा रहे हैं, एरिया का रेंज बढ़ा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग गामा बाय अल्फा डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी बिटवीन 2 कम्युनिटीज। इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है कि डिवीजन क्या करना है, कितना करना है। डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, टोटल। अगर इसको हम लोग डायग्रामेटिक देखें तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर आप देखो, ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है, यहाँ पर ये जो है हमारा, दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी। आप देख रहे हो ये छोटे एरिया में जो है, दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, एक कम्युनिटी का ये अल्फा डाइवर्सिटी है। अगर मैं 2 कम्युनिटी के बीच की डाइवर्सिटी देखूं, मतलब मैं रेंज बढ़ा रहा हूं, तो इसमें जो चेंजेस आएंगे, यहाँ पे जो प्लांट स्पीशीज थे, ठीक है, उसमें से यहाँ पे कुछ नए स्पीशीज आने लगेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो डाइवर्सिटी के चेंज आएंगे उसको मैं बोलूँगा बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, और जब ये हो गया अल्फा और ये भी खुद एक अल्फा होगा। ठीक है, तो जब ये कंबाइंडली हम देखें पूरे रीजन में, पूरे लैंडस्केप में, तो ये पूरा जो है ये कहलाएगा गामा डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है एक कम्युनिटी का वो अल्फा, 2 कम्युनिटी के बीच में बीटा, और बहुत सारे कम्युनिटीज के बीच में जो है वो गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यही चीज आगे की स्लाइड्स में लिखा था। It represents the total richness of species in all the habitat found within a region, geographical area or landscape. India is more diverse than Norway. ठीक है, तो इंडिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। तो ये हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में देख लें। आगे चलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। ठीक है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 more than 1.5 million species described so far। अभी तक हम लोग 1.5 मिलियन स्पीशीज को जो है डिस्क्राइब कर पाए हैं, हम उनको जो है फाइंड कर पाए हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज वुड हैव ऑन अर्थ। ठीक है, इसने एस्टिमेट किया कि अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज अर्थ पर है, बट हम अभी सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीशीज को डिस्क्राइब कर पाए, उनका हम लोग एक तरीके से पूरा कैरेक्टराइज उनको हम कर पाए। ठीक है, उसके बाद ही कंसिडर्ड दैट स्पीशीज टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, दैट इज ओनली 22% टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। तो अभी तक हम लोगों ने अराउंड 22% स्पीशीज जो हम लोगों ने फाइंड किए हैं टोटल में से, जितना हमारे पास है। अब अगर हम लोग और बात करें आगे, तो ये अलग अलग जो है
ग्रुप्स का हम लोगों ने डाइवर्सिटी का यहाँ पे दिया है। जैसे एनिमल्स आर मोर डाइवर्स देन प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड फंजाई, ठीक है। तो एनिमल जो है अबव 70% है, ठीक है, और प्लांट जो है वो 22% डाइवर्सिटी है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप, ठीक है। इंसेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, सबसे ज़्यादा रिच ग्रुप है 70%, दैट इज आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स, ठीक है। तो डाइवर्सिटी की बात करें अगर तो 70% डाइवर्सिटी जो है वो एनिमल्स में टोटल अगर अर्थ की बात करें, और 22% अराउंड प्लांट एंड फंजाई, ठीक है। और एनिमल्स की बात करें तो 70% जो है हमारा है एवरी 10 एनिमल्स में से हमको 7 जो है वो हमको इंसेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 70% आर इंसेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि जो फंजाई स्पीशीज है वो इनके कंबाइंड से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखना है। आगे बात करें, इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। तो टोटल जो लैंड एरिया है पूरे दुनिया का, उसमें 2.4% इंडिया के पास है, बट हैज़ 8.1 ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्रीज है, उनमें से एक इंडिया है। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की और 90,000 से ज़्यादा एनिमल्स की स्पीशीज इंडिया में है। अप्लाइंग में ग्लोबल एस्टिमेट्स, इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीशीज, ठीक है। तो अगर हम पूरा एस्टिमेट लगाएं अकॉर्डिंग टू मे, ठीक है, तो 1 लाख से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज हमारे पास है और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पीशीज इंडिया में है, बट अभी हम लोगों ने उनको फाइंड नहीं किया है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज बिकॉज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज जो है वो कितनी है, ठीक है, वो श्योर नहीं है, बिकॉज कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। इन लेबोरेटरी मैनी स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर्ड, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि हम उनको कल्चर ही नहीं कर पा रहे, उनको हम लोग लैब में ग्रो ही नहीं कर पा रहे, तो उनके बारे में हम पता कैसे करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में प्रॉब्लम ज़्यादा है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सिस्टम। उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। दिस इज इक्वेटर और इससे हम इधर जा रहे हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ये याद रखना है। ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 एंड 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, यहाँ पे दिया है ये। अगर देखोगे ये 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ठीक है। इनको हम बोलेंगे ट्रॉपिक। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पढ़ा होगा भाई, ठीक है। और ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। इनको हम ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। तो ट्रॉपिक्स में क्या है, क्या पॉइंट था ये देख लेना हमको। ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज, ठीक है। तो ट्रॉपिक रीजन्स में ज़्यादा स्पीशीज होंगे एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स और पोलर एरियाज, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब एग्जाम्पल्स फॉर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज जो यहाँ पर है, अगर आप देखोगे, कोलंबिया नियर इक्वेटर अबाउट 1400 स्पीशीज, इंडिया इन ट्रॉपिक्स
1200 स्पीशीज। न्यूयॉर्क, ठीक है, थोड़ा नॉर्थ पोल की तरफ चला गया, 105 स्पीशीज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बर्ड स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड और नॉर्थ की तरफ चला गया 56 स्पीशीज। मतलब अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज है किसी की, जैसे यहाँ पे बर्ड की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक इक्वेडोर हैज अप टू 10 टाइम्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स स्पीशीज एज कंपेयर टू ए टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन जैसे इक्वेडर है वहां पर प्लांट्स की वैरायटी ज्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन ऑफ यूएसए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। इसके जो है स्पीशीज के नंबर भी पूछे जा सकते हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये वही चीज वापस से लिखी हुई है। आगे चलते हैं। ये कुछ अमेजियन रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, ठीक है। साउथ अमेरिका में अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो कितनी देखने को मिलती है, इसके क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो ये हमको देख लेना, ये याद कर लेना है हमको, ठीक है। कितने नंबर्स, इसको फटाफट लिखते जाओ, आप इसको याद करते जाओ, ठीक है। 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 फिशेस, 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 4 to 7 मैमल्स, 4 to 7 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज, ठीक है। ये स्पीशीज है, उनके नंबर नहीं है, मतलब 3,000 मछलियां नहीं है, 3,000 तरह की मछलियां हैं वहां पर, ठीक है। 1,300 बर्ड्स नहीं है, 1,300 टाइप्स के बर्ड्स हैं अमेजोन, सिर्फ अमेजोन रेन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है सिर्फ अमेजोन रेन फॉरेस्ट पे, इसलिए हम इसको ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया बोलते हैं अर्थ पे। पर धीरे धीरे ये भी कम हो रहा है, जितना अमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो एरिया पहले था उससे अब कम होता गया, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ बढ़ रही, ठीक है। तो ये नंबर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। रीजन्स फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटीज स्पीशीज रिचेंज इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है। ट्रॉपिक एरिया में क्यों ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है? ट्रॉपिक्स हैड मोर इवोल्यूशनरी टाइम, ठीक है, ज़्यादा इनको इवोल्यूशनरी टाइम मिला। रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट, लेस सीजनल, ठीक है, इनका जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट है, ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आया है फॉर द टाइम, ठीक है, सीजनल कम है। उसके बाद दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा लाइट इनको मिलती है, इस रीजन में लाइट ज़्यादा आती है, सनलाइट ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जितना लाइट होगी उतने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स ग्रो होंगे, जब प्रोड्यूसर्स ग्रो होंगे तो आगे की कंज्यूमर्स की वैरायटी बढ़ेगी, ठीक है। जहाँ पे खाने की कमी है वहाँ कैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन साउथ अमेरिकन जंगल्स विद इन ए रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि जो स्पीशीज की रिचनेस है इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट, ठीक है। तो उसका रिचनेस बढ़ेगी, ठीक है, बट एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ठीक है। पॉइंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया गिव्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर, स्पीशीज रिचनेस अलॉन्ग एरिया, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, S = CA, ठीक है। Z हमको यहाँ पे मिला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने दिया। S क्या है? स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। C क्या है? Y इंटरसेप्ट, ठीक है, और A जो है एरिया है हमारा। Z जो है वो हमारा स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये पूरा NCERT में दिया हुआ फॉर्मूला। ऑन ए लॉगरिथम स्केल द रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। द इक्वेशन इज, ये इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद कर लेना है, log s इक्वल टू log c प्लस z log a। तो ये एरिया और स्पीशीज रिचनेस का एक ग्राफ हम लोगों ने बनाया है, हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है। इसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला पूछा जाएगा या ये फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला लिखना है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले तो ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला का ही क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधे ये पूछा जाएगा कि इसका क्या फॉर्मूला होता है या एस में क्या होता है, सी क्या समझाता है, ठीक है। उसके बाद जनरली फॉर स्मॉल एरियाज द z वैल्यू इज 0.1 to 0.2, बट फॉर लार्ज एरियाज, ठीक है, अगर पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, द स्लोप ऑफ द लाइन इज स्टीपर, z वैल्यू 0.6 to 1.2। Example, for frugivorous birds and mammals in the tropical forest, the different countries, the z value is 1.15, ठीक है। तो ये z की वैल्यूज हमको याद कर लेना है, ठीक है। स्मॉल एरियाज में ये कम होती है, ठीक है, लार्जर एरियाज में z वैल्यू बढ़ती है, और यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो बर्ड्स की और मैमल्स की तो z वैल्यू अराउंड 1.15 है, ठीक है। तो ये z वैल्यूज तीनों नोट कर लो, ठीक है। स्मॉलर एरियाज में कम होता है, लार्जर एरियाज में ज़्यादा होता है, ठीक है। और इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्रूगिवोरस बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो z वैल्यू अराउंड 1.15 हो जाती है, ठीक है। तो ये याद कर लेना है हमको। आगे चलते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। जितना बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा उतना जो है हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इट इज़ एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, हमारे ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं तो हमको अपने लिए तो बचाना है, अगर बायोडाइवर्सिटी खराब होगी तो ह्यूमन रेस भी नहीं बचेगी। उसके बाद रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इट इज एन एनालॉजी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इट इज प्रपोज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिख, ठीक है। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है वो पॉल एरलिख ने दिया, इसका नाम याद करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है, मान लो इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग मैनी रिवेट्स, ठीक है। तो मान लो एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें जो है सारे पार्ट्स को हमने रिवेट्स के थ्रू जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो एरोप्लेन को हम इकोसिस्टम मान लेते हैं और एक स्पीशीज को हम रिवेट मान लेते हैं, जो भी स्पीशीज है वो रिवेट्स है। तो स्पीशीज के थ्रू इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, ठीक है। पूरे इकोसिस्टम को इसने एक प्लेन मान लिया, एक एरोप्लेन मान लिया इसने। इफ पैसेंजर्स पॉप ए रिवेट, ठीक है, मान लो जो प्लेन का पैसेंजर है जो कि हम है, मान लो इकोसिस्टम के पैसेंजर हम है, तो उसने एक रिवेट निकाल दिया, एक पार्ट निकाल दिया, मतलब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, ठीक है, functioning of the ecosystem, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak, ठीक है। तो एक पार्ट निकाल दिया, ठीक है, सीट में से मैंने कोई एक पार्ट निकाल के फेंक दिया, तो ऐसा इकोसिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे मैं पार्ट्स निकालता जाऊंगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लेन जो है अब डेंजरस होता जाएगा, अब उसकी क्रैश होने की चांसेस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम पार्ट्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, की स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स। अब कहाँ से पार्ट्स निकालता हूँ? अब बायोडाइवर्सिटीज में कुछ की स्पीशीज होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज होते हैं। मान लो मैंने जो प्लेन का विंग है
वहाँ से कोई पार्ट निकाल दिया और दूसरी कंडीशन में मैंने एक सीट निकाल दी, कौन ज़्यादा डेंजरस होगा? वो जो प्लेन के विंग में से पार्ट निकाला वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि विंग जो है वो फंक्शनिंग में काम कर रहा है। एक सीट मैंने निकाल दिया, एक सीट मैंने तोड़ दी, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो की स्पीशीज जो है, ठीक है, जो की स्पीशीज है, जो हर इकोसिस्टम की कुछ स्पीशीज होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, तो इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा, बहुत तेज़ी से वो क्रैश होगा, जिसकी वजह से बाकी के पार्ट्स भी पूरी तरीके से डैमेज होने वाले। जब प्लेन क्रैश करेगा तो सब जाएगा, सब कुछ टूटेगा, ठीक है। तो ये रेविट पॉपर हाइपोथेसिस इसको बोला जाता है, ठीक है, ये याद कर लो। यहाँ पर हम लोग अपना ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करते हैं, बहुत बेसिक है, ठीक है। एनसीईआरटी से एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को पढ़ो, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% चीज़ें वही बताई है मैंने, कुछ चीज़ें ऐड की है, ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके एमसीक्यू सॉल्व करो, तो ये आपका चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।